नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 17 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसका आज हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम इसी जो 17 दिसंबर 2022 को आपका पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, उसके 25 क्वेश्चन हम करा चुके हैं जनरल अवेयरनेस के। किसके दोस्तों? सामान्य जागरूकता के। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 नंबर की जीके, 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का मैथ आता है दोस्तों। जो जीके अर्थात जनरल अवेयरनेस के सामान्य जागरूकता के 25 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और आज हम हिंदी का जो पेपर है इसका वो सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों, और उसे समझाने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों डिटेल में देने वाले हैं, जिससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि 2024 में होने वाला है, जिसमें कि आपने फॉर्म भी फिल किया होगा, अगर आता है तो आप आसानी से करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसकी जो शुरुआती 25 क्वेश्चन है जीए वाले अर्थात जनरल अवेयरनेस वाले, ये तो हम करा ही चुके हैं। अब हम कराएंगे हिंदी के क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम कराने वाले हैं दोस्तों। तो ये 20 और ये 22 और ये हमारा 25 के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? 26वां क्वेश्चन हिंदी का। तो क्योंकि 25 क्वेश्चन जो शुरू के होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के आते हैं, सामान्य जागरूकता के आते हैं। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है दोस्तों। किसका है? हिंदी का है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये हमसे कह रहा है सूची 1 ये दी है और सूची 2 ये दी है। तो भ्रमण, भौरा, मधुप, और इधर जो सूची 2 दी है इसमें दिया गया है हमारा इसका रिलेटिव शब्द, इससे हमें मिलान करना है। तो दोस्तों आप इसको देख के ही समझ सकते हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं ये जो सूची 2 में दिए गए हैं इनके पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनमें हमें एक दूसरे में मिलान करना है दोस्तों। तो आप इसको पढ़ के ही समझ जाते होंगे दोस्तों। भ्रमण, भौरा, मधुप। भ्रमण, भौरा, मधुप। मधुप से आप मधुकर से मिला सकते हैं दोस्तों। भ्रमण जो करता है, भौरा जो होता है वो मधु ही होती है, मधुमक्खी जो होती है उसी को हम कहते हैं। शशि, इंदु, निशाकर। शशि, इंदु, निशाकर ये हमारे क्या होते हैं? चंद्रमा से रिलेटेड है, तो ये चंद्रमा के हमारे पर्यायवाची हैं। और वस्त्र, पट, बसन ये हमारे कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आप जानते होंगे कपड़ा को अपने वस्त्र कई बार कहा जाता है। कपड़े की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर लिखा होता है वस्त्र भंडार, तो आप समझ सकते हैं कपड़ा वस्त्र का पर्यायवाची, तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। बाकी रवि, भानु, दिनकर ये जो पर्यायवाची होते हैं ये होते हैं सूर्य के, तो आप दोस्तों मिला सकते हैं आसानी से। 2 4 3 1, 2 4 3 1 जहाँ पर है वही हमारा सही हो जाएगा। एक का 2 होगा, एक का 2 केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो दोस्तों हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। मुझे लगता है ये समझ तो आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें पर्यायवाची हैं तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात ही नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। भ्रमण, भौरा, मधुप मधुकर का होता है। शशि, इंदु, निशाकर चंद्रमा का होता है। वस्त्र, पट, बसन कपड़ा का होता है। रवि, भानु, दिनकर किसके होते हैं भाई? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 जो आता है ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं इसे भी क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वयं अभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में डैश उपसर्ग जुड़ा है। तो उपसर्ग हमसे पूछा गया है कि जो रेखांकित शब्द जो है स्वयं अभिमानी, जो स्वयं अभिमानी शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में उपसर्ग होता है क्या दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग एक ऐसा शब्द अंश होता है, किसी भी शब्द का एक अंश होता है जो कि उस शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ होता है। या आप ये कह सकते हैं किसी भी शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जो पहला वाला शब्द जो आता है वही हमारा क्या होगा? उपसर्ग होता है। या जैसे आप इस स्वयं अभिमानी में देख रहे हैं, स्वयं अभिमानी, तो आप नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? स्वयं प्लस अभिमानी, स्वयं प्लस अभिमानी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया संधि विच्छेद करने पर जो पहला शब्द होता है वही हमारा क्या होता है?
उपसर्ग होता है, या किसी शब्द का जो शुरुआती शब्दांश होता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो स्वय इसमें उपसर्ग लगा है दोस्तों। तो स्वय हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। स्वर संधि वाला समूह छांटिए। स्वर संधि वाला जो समूह है वो हमें छांटना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जिस यहाँ पे क्योंकि संधि की बात की गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संधि की बात की गई है, तो हम संधि के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, एक क्या होती है दोस्तों, स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि। क्या होती है दोस्तों? व्यंजन संधि। और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। कौन सी होती है दोस्तों? विसर्ग संधि। इसमें भी जो स्वर संधि होती है ये भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि दोस्तों। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, और फिर हमारी गुण संधि, और फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती है दोस्तों। तो ये तो हो गए इसके प्रकार दोस्तों। तो अब बात की गई है स्वर संधि वाला समूह छांटना है। तो स्वर संधि वाले जो समूह हैं भोजन प्लस आल है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, जिसमें बड़ी मात्रा कोई आ जाए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनकी अगर किसी में मात्रा आ रही है, बीच में लगी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि में आ जाती है। जैसे भोजन नाल है, तो इसमें हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस आल है, तो इसमें बड़ा आ का डंडा लगा है, इसका मतलब ये स्वर संधि की दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। सदैव, ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जिसमें ऊपर एक मात्रा लगी होती है वो हमारी गुण संधि होती है। जिसमें ऊपर एक मात्रा लगी होती है वो स्वर गुण संधि होती है। और दीर्घ संधि मैंने आपको बताई दी, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा जो लगी होती है वो दीर्घ संधि होती है। और जिसमें ऊपर एक मात्रा लगी होती है, जैसे कि महेंद्र है, जैसे कि महेंद्र में एक मात्रा लगी है, तो ये हमारी गुण संधि में आ जाएगी। और अगर जब 2 मात्राएं लगी होती हैं ऊपर, तो वो हमारी वृद्धि संधि में आ जाती है। तो सदैव, इसमें 2 मात्राएं लगी हैं, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ये ट्रिक है दोस्तों आपको याद करने के लिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को तो। और दोस्तों यहाँ पे संगम, ये दोस्तों व्यंजन संधि है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। परिच्छेद, ये भी हमारी व्यंजन संधि है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए, बी और डी जिसमें दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। और दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, 10% भी अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके जैसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया दीर्घ संधि में क्या होता है, हम देखते हैं बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। और गुण संधि में मैंने क्या बताया दोस्तों, ऊपर अगर एक मात्रा लगी है, चाहे ऐसे लगी हो और चाहे ओ की मात्रा लगी हो, एक मात्रा लगी होती है तो वो गुण संधि होती है। और वृद्धि संधि में दोस्तों मैंने क्या बताया, ऊपर 2 मात्राएं लगी हो, चाहे ओ की चाहे औ की, ए की चाहे औ की 2 मात्राएं लगी होती हैं, तो वो हमारी क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। तो इस तरह से अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, और आपको लग रहा है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में आसानी से कर देंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। तो हमारा एक जो है लाइन दी गई है, लोकोक्ति दी गई है, इसका हमें क्या सही जो लोकोक्ति होगी, ये जो दिया गया अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ दिया गया है, इसकी सही लोकोक्ति जो होगी वो हमें छांटनी है ऑप्शंस में से। तो काम न जानना और बहाना बनाना, तो ऐसा कब हम कहते हैं, ये बात हम कब कहते हैं कि जब कोई काम नहीं जानता है और बहाना बनाता है, तो हम उसके लिए एक मुहावरे में, एक लोकोक्ति में क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं दोस्तों, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसे आता जाता कुछ है नहीं और बहाने बना रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है और इसे कुछ आता जाता तो है नहीं दोस्तों। तो काम न जानना और बहाना बनाना, ये इसकी जो लोकोक्ति होगी वो क्या होगी,
ऑप्शन नंबर 3 होगी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों मिलान करना है हमें, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें क्या दिया है, सूची 1 में मनुष्यता, विद्यालय, अनु, कर्मभूमि, उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। तो दोस्तों हमें देखना है उपसर्ग इसमें कौन सा है, समास कौन सा है, संधि कौन सी है और प्रत्यय कौन से हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने उपसर्ग में बताया, जो हमारे शुरू में लगा होता है वो हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया था, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था स्वयं अभिमानी वाले में, स्वयं क्या था, उपसर्ग था। ऐसे ही दोस्तों आप ये देख सकते हैं अनु, अनु क्या है, उपसर्ग ही होगा। तो ये तो हमारा इससे मिलान हो जाएगा दोस्तों। और रही बात प्रत्यय की और फिर संधि की, तो संधि हम किस में कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया था, जिसमें बड़े आ की मात्रा आ जाए वो क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो विद्यालय में हम संधि से मिलान कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही जब विद्यालय को हम संधि से मिलान कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मनुष्यता जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय में आ जाएगा। मनुष्यता हमारा क्या आ जाएगा, एक प्रत्यय में आ जाएगा। और कर्मभूमि हमारे समास में आ जाएगी। कर्म के लिए भूमि, इसमें तत्पुरुष समास आ जाता है दोस्तों। तत्पुरुष समास किस में यूज होगा, कर्म के लिए भूमि जो होती तत्पुरुष समास होता है। तो ये हमारी समास से मिल जाएगा। तो डी का 2 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 3 और 1 2, 4 3 1 2 किस में है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। हाय फूल सी कोमल बच्ची, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। अब क्योंकि अलंकार की बात की गई है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आपको अलंकार के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो जो अलंकार होता है दोस्तों, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार, और एक होता है क्या दोस्तों, अर्थ अलंकार। ये कितने मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द अलंकार होता है, ये इसके भी कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है अनुप्रास अलंकार, एक होता है हमारा यमक अलंकार, और एक क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं जो मेन है वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अर्थ अलंकार में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एक उपमा अलंकार आ जाता है, कौन सा आ जाता है, उपमा अलंकार आ जाता है, रूपक अलंकार आ जाता है, और साथ ही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है दोस्तों। कौन सा आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है, अतिशयोक्ति आ जाता है, भ्रांतिमान आ जाता है, मानवीकरण आ जाता है। ये सब अर्थ अलंकार के प्रकार हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जिसमें उस लाइन में हमारा अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा जिसमें किसी व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन तो आप दोस्तों समझते होंगे, का से आगे के वर्ण जो होते हैं, तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। किसकी आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है दोस्तों। बार बार व्यंजन वर्ण आता है तो उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार क्या होता है, उसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। क्या होती है दोस्तों, शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कनक कनकते 100 गुना माध्यकता अधिका है, तो इसमें कनक कनक 2 बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग है दोस्तों। तो एक शब्द बार बार आए तो उसमें यमक अलंकार होता है। और रही बात श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो शब्द होता है, जो कोई एक शब्द होता है उसके कई अर्थ निकलते होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते होते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार हो जाता है दोस्तों। अब अर्थ अलंकार की जो प्रकार मैंने बताए थे, उपमा, रूपक और उपमा, रूपक, और हमने कौन सा बताया था भाई, उत्प्रेक्षा। इसके अलावा अतिशयोक्ति, भ्रांति, मानवीकरण, ये बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें जो दोस्तों मेन है, जैसा कि क्योंकि ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे ही आपको आंसर मिलने वाला है। तो अर्थ अलंकार के जो मैंने प्रकार बताए थे दोस्तों, एक उपमा बताया था, रूपक बताया था दोस्तों, और उत्प्रेक्षा बताया था, है ना, और उत्प्रेक्षा बताया था, भ्रांतिमान है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, ये सब इसी के प्रकार हैं दोस्तों। तो उपमा अलंकार में दोस्तों क्या होता है, अगर किसी लाइन में आपको सा सी ऐसे योजक चिन्ह लगा के, सा सी, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, मतलब सा सी से इस टाइप से आ जाए, मतलब किसी में तुलना की जाए, किसी भी चीज़ की तुलना की जाए, सा सी से आ जाए, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आपके इस लाइन में दिया गया, हाय फूल सी कोमल बच्ची,
जो कोमल बच्ची है उसकी तुलना किससे की गई दोस्तों? फूल से की गई है। तो सा सी जिसमें मैंने बताया था योजक चिन्ह के साथ, वो हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो ही जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं रूपक के बारे में। रूपक में क्या होता है दोस्तों? इसमें किन्हीं दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह लगा है, इस टाइप का योजक चिन्ह लगा होता है, तो ज़्यादातर वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। एक ट्रिक है, कुछ ऐसी ट्रिक कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप आसानी से कर पाएँ दोस्तों। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है दोस्तों? अगर किसी भी लाइन में क्या आ जाए भाई दोस्तों? मनो मनु मनहु, मनो मनु मनहु और जनो जनु जनहु, अगर इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार, जिसमें साथ सी से आ जाता है योजक चिन्ह के साथ, जिसमें किसी की तुलना किसी चीज़ से की जाती है, उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो वाक्य के कुछ टुकड़े दिए गए हैं, तो इस वाक्य को हमें सही करके लिखना है। तो पहली कौन सी लाइन होगी ये हमें बताना है और फिर क्रम से लगाना है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा दोस्तों, हम देखेंगे पुरानी थी जो बहुत सी एक मचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू ये कार्य सदा ही। तो इसमें अगर आप दोस्तों देखें तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें, जो बहुत ही पुरानी थी, मतलब इससे हम इधर जाएंगे, जो बहुत ही पुरानी थी, उसके बाद जो बहुत ही पुरानी थी एक मचिए पर बैठकर बदलू यह कार्य सदा ही किया करता था। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? बी, जो बहुत ही पुरानी थी। फिर एक मचिए पर बैठकर बदलू ये कार्य सदा ही करता था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी। तो BACED हमारा ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? BACED ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। जैसे कि इससे पहले ये क्वेश्चन दिया था वो लोकोक्ति वाला था, उसमें अर्थ दिया गया था और उसमें लोकोक्ति बतानी थी। इसमें क्या है दोस्तों? हमें इसमें भी अर्थ दिया है और इसका एक मुहावरा बताना है। क्या बताना है दोस्तों? मुहावरा बताना है। तो प्रभाव डालना, किसी पर रंग जमाना, किसी भी चीज़ पर रंग जमा दें, प्रभाव डाल दें, तभी तो हम कहते हैं, मतलब हम किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर दें, तभी तो हम कह सकते हैं कि हमने उस पर अपना रंग जमा दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों क्योंकि समास की बात की गई है तो मैं समास के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जो समास होता है, समास का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और ये मेनली मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अव्ययी भाव। एक कौन सा होता है? अव्ययी भाव। फिर उसके बाद आता है तत्पुरुष। कौन सा आता है दोस्तों? तत्पुरुष आता है। उसके बाद द्वंद्व आ जाता है। कौन सा आ जाता है? द्वंद्व आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कहीं ना कहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों द्विगु आ जाता है। कौन सा आ जाता है? द्विगु भी आ जाता है। इसके बाद ही हमारा कर्मधारय आता है और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास आ जाता है दोस्तों। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारा जो पहला शब्द, जो एक्चुअली इसके जो टुकड़े होते हैं, तो इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, या आप ऐसा कह सकते हो जितने भी उपसर्ग इसमें आ जाते हैं, अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें दोस्तों हमारे कारक चिन्हों का यूज होता है, कारक शब्दों का यूज होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, है ना, इस टाइप से जो कारक चिन्हों का यूज होता है, कारक का यूज होता है, वो हमारे क्या होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। द्वंद्व समास, जिसमें एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं कई बार, जैसे सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। तो इसे हम योजक चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। सुख दुख को योजक चिन्ह लगा के लिखेंगे, या सुख और दुख,
सुख और दुख और अथवा या ये जो आता है वो किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है। और योजक चिन्ह भी किस में आता है, द्वंद्व समास में ही आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या दी होती है। क्या दी होती है, संख्या दी होती है। जैसे दशानन को भी कह सकते हैं 10 संख्या दी है, त्रिलोक में 3 संख्या दी है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये द्विगु समास भी हो सकते हैं। इसके अलावा कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, और बहुब्री, आप बहुब्री को तो इस टाइप से समझ लीजिएगा, अगर किसी भी चीज़ का नाम दिया गया है वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुब्री समास हो जाता है दोस्तों। अगर किसी भी चीज़ का नाम दिया गया, जैसे महादेव, श्री कृष्ण, इस टाइप से अगर किसी भी चीज़ का नाम दिया गया है, किसी भी देवी देवताओं का अगर नाम दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुब्री समास ही आ जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। विशेषण के भेद हैं, विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विशेषण एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिन शब्दों से हम विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। और जो विशेषण होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, गुणवाचक होता है, और संख्यावाचक होता है दोस्तों, और हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक होता है दोस्तों। इसके साथ ही संकेतवाचक होता है। कौन सा होता है, संकेतवाचक होता है। तो इसमें विशेषण के भेद ही पूछे गए हैं। तो बेटा आप समझ सकते हैं, बहुब्री तो अभी मैंने बताया ये समास होता है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। गुणवाचक बिल्कुल होता है, संख्यावाचक भी होता है, परिमाणवाचक भी होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो बी सी डी हमारा जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले डैश कहलाते हैं। तो विशेषण शब्दों की विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो जो विशेषण शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब दोस्तों आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें 37 से 41 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग दिए गए हैं दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर लगाने हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है। इसे क्या करना होता है, पढ़ना होता है। जैसे हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते रहते हैं, इनमें पुस्तक मेले का अलग महत्व है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं। इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष का पुस्तक मेला जो था वो यूथ के नाम रहा। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नजर आई। इस पुस्तक मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली, इस मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली बल्कि विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नजर आए। लोगों ने इनमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में एक नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ सीख सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को रोचक तरीकों से सीख सकते हैं एनिमेशन की हेल्प से दोस्तों। तो अब हमने ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं दोस्तों। तो किस मेले का अलग महत्व है, तो दोस्तों अभी हमने इसमें पढ़ा था किस मेले का अलग महत्व है दोस्तों, पुस्तक मेले का। इसमें पुस्तक मेले की बात की गई दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पुस्तक मेले की बात की गई है, इसका एक अलग महत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था प्रगति मैदान पर आयोजन किया जाता है पुस्तक मेले का दिल्ली में। और इस वर्ष का जो गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें इसका भी आंसर देना है। तो इस वर्ष का पुस्तक मेला जो था वो किसके नाम रहा, वो यूथ के नाम रहा दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। और पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ
और किनके स्टॉल नजर आए भाई? विदेशी प्रकाशकों के भी। हमारे पूरे देश के जितने प्रकाशक हैं उनके तो स्टॉल नजर आए ही थे, साथ ही विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नजर आए। बच्चे एनिमेशन के द्वारा क्या क्या सीख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा क्या नहीं सीख सकते हैं। हमने इसमें पढ़ा है क्या क्या सीख सकते हैं, तो हम इसमें जो लिखा था वो मैथ्स सीख सकते हैं, फिजिक्स सीख सकते हैं, बायोलॉजी सीख सकते हैं, केमिस्ट्री सीख सकते हैं, लेकिन भाषा जो है वो हम एनिमेशन के अकॉर्डिंग नहीं सीख सकते इस गद्यांश के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल सी हमारा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों 41 तक गद्यांश के अकॉर्डिंग दिए थे गए थे। अब हम अलग से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि इससे पहले एक क्वेश्चन दिया गया था, एक लाइन के एक वाक्य जो था उसके कई टुकड़े किए गए थे और हमें उसे सही से मिलाना था। सेम इसमें भी इसके कई टुकड़े दिए गए हैं और हमें इसे सही से मिलाना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे भी मिला लेते हैं। अध्ययन और अध्यापन हो शहीदों का एक, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? बी से स्टार्ट करके देखते हैं। उसमें भी बी से स्टार्ट किया था, इसमें भी बी से स्टार्ट करके देखते हैं। शहीदों का एक, इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐसा स्मारक बनाया जाए। शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, डी आ जाएगा जाए। फिर उसके बाद जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। तो दोस्तों बी डी सी ई ए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देख लेते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या लिखा भी दोस्तों? जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन पर किसी कारण से नहीं हो सकी, तो उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेतु मध्य भूतकाल इसे कहते हैं। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है दोस्तों? तो पूर्ण भूतकाल वो होता है जिससे पता चले कि कोई काम पहले ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे दोस्तों। और रही बात सामान्य भूतकाल की, तो जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का पता ना हो, जिससे भूतकाल के विशेष समय की जो भूतकाल में जो काम हुआ है, जो क्रिया हुई है, उसके विशेष समय का पता ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। और हेतु भूतकाल तो ये हो ही गया जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी, तो वो तो हेतु भूतकाल हो जाएगा। और रही बात आसन्न भूतकाल की, तो ये वो होता है जिससे पता चले कि कोई काम अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, जैसे जस्ट अभी पूरा हुआ है, बिल्कुल 1 सेकंड पहले पूरा हुआ है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? हम आसन्न भूतकाल कहेंगे दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने दोस्तों। तो निम्नलिखित कारकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसको करना काफ़ी आसान है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सबसे पहले बहुत बार आपने गुनगुनाया होगा कि कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, एक बार सही से लिख देता हूँ दोस्तों, क्या बोलते हैं हम? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से कोई कारण होता है तो उस केस में संबंध, और फिर हमारा क्या हो जाता है? ये आ जाता है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कर्ता आएगा, यानी कि सी वाला, ए वाला बी वाला तो होगा नहीं। फिर कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्म होगा। सी के बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें ए भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से, करण हमारा ए में आ रहा है, तो सी बी ए हमारा ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया है, इसमें ई दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने।
नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द है, तो नदी शब्द का जो उचित बहुवचन होगा वो हो जाएगा नदियाँ। नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हम दे देंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, इसमें भी दोस्तों तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो जल का हमें किससे करना है दोस्तों? जल गांधी जी, हड़प, बच्चे, तो ये हमें देखना है। तो जल दोस्तों जो इसमें संज्ञा दी गई है, कौन सी संज्ञा का एग्जाम्पल है? तो जल जो होता है दोस्तों वो द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होता है। किसका? द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होता है। और गांधी जी, गांधी जी क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, किसी का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। और बच्चे, बच्चे हमारी जातिवाचक हो जाएंगे, एक जाति हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे हमारे बच्चे। और हड़प हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हड़प हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 1 4 1 3 2। 4 1 3 2 किस में भी? 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है? केवल शुद्ध शब्द को छांटना है। देख लेंगे दोस्तों, सांस्कृतिक नहीं होता है दोस्तों, सांस्कृतिक होता है। हस्ताक्षर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, तो ये भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने दोस्तों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। तो एक शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो ईश्वर के नाम का जप, तो ईश्वर के नाम का जप जो होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुमिरन। क्या कहते हैं? सुमिरन। और बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी का काम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेगार। बिना मजदूरी का काम, उसमें कोई पैसा भी ना मिले, जिस काम में कोई पैसा ना मिले वो क्या होती है? हमारी बेगार ही तो होती है, बिना मजदूरी का काम। और मेहनत का मूल्य जो होता है वो हमारा क्या होता है? पारिश्रमिक होता है। और पहुंचने का स्थान क्या होता है? हमारा गंतव्य होता है। पहुंचने का स्थान हमारा क्या होता है? गंतव्य होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 हमारे कौन से में दिए गए? 3 1 2 4 इसमें भी नहीं दिए, 3 1 2 4 इसमें भी नहीं है, 3 1 2 4 इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। सही वाक्य चुनिए, तो इसमें सही वाक्य जो है वो हमें देखना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। मोहन की माता जी जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं लिखेंगे, जा रही हैं इस टाइप से लिख सकते हैं। हमें चरखा काटनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है, चरखा काटना चाहिए। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर को काट के खिलाओ। गाजर काट कर खरगोश को खिलाना चाहिए, मतलब ये थोड़ा गलत लग रहा है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन 50वां है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25 हिंदी के आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं, 25 जीके के आते हैं और 25 मैथ के आते हैं। तो जीके के हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और हिंदी के ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा ही रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको इससे ये भी पता चल रहा है कि आपका जो पेपर है किस लेवल का आता है, किस प्रकार का आता है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इसमें एक दूसरे का विलोम दिया है दोस्तों। तो सफल का विलोम सबको पता होता है, असफल होता है। रात का विलोम दिन होता है, बिल्कुल सबको पता है। धरती का आकाश होता है, ये भी सबको पता है। और ठंडा का गर्म होता है, ये भी सबको पता होगा दोस्तों। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में दिए? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो मैंने समझाया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है और आपको पेपर के लेवल के बारे में पता चला है कि पेपर कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत समझ आया है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है दोस्तों, इसलिए शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।